चलिए सर करें स्टार्ट जी। लेक्चर नंबर अपना फर्स्ट है जी। चैप्टर का नाम क्या है सभी ने एक बार वैसे बेसिक सुना हुआ आपने, तो समरी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से डन करेंगे। मेन बातें मैं आपको क्लियर कट पहले ही बता देता हूँ कि इसमें चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी। अमेंडमेंट बहुत ज्यादा थी बट इस बार की नहीं है। लास्ट 2 इयर्स बैक पहले ही काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स आ गई थी बट आईसीआई ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसमें डायरेक्टली बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है। जैसे कभी दुबई के नाम पे क्वेश्चन आ जाता है, उसका क्या फर्क पड़ता है, वहां पे क्या कारण था लॉ के आने का। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारे एंड पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को लेके, रेजिडेंशियल स्टेटस के न्यूमेरिकल्स को लेके। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने पीडीएफ बनाई हुई है बीकॉम के बुक के अकॉर्डिंगली। इसमें ये क्वेश्चन बीकॉम के हैं, ये आपकी बीकॉम की बुक के हैं, और ये 3 क्वेश्चन मेरे गिरीश ओझा सर की बुक से हैं। अच्छी बात यह है कि नीचे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, बट सब्जेक्ट तो किसी पॉइंट को लेके पुराने हैं, कोई अमेंडमेंट आ गई हो, कोई लॉ चेंज हो तब है, अदरवाइज सारे आंसर आपके मैच करेंगे और आज चेक भी करवा दूंगा। क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर, और ये हमारा नॉर्मल चैप्टर है, ये पीडीएफ कह रहा था मैं आपको सब इकट्ठी करके एक फाइल बना करके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। कभी रेफरेंस के लिए कभी क्वेश्चन देखना पड़ता है मई 24 के लिए, आपको दोबारा बुक लेने की जरूरत नहीं है, इतनी कॉस्टिंग खराब करने की फायदा नहीं, पढ़ना तो अपने स्कैनर और मॉड्यूल से ही है। तो बस ये रेफरेंस के लिए काम आ सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम जो आज है ध्यान से पढ़ेंगे, रेजिडेंस सर के अकॉर्डिंग एंड स्कोप ऑफ इनकम। तो पहले तो ये चैप्टर 2 है मेरे अकॉर्डिंगली। एक चैप्टर है स्टेटस, या बार बार हर जगह जो पढ़ती हैं ओल्ड स्कीम में कहूं, अब तो आजकल तो न्यू स्कीम हम किसको कहते हैं, 115 बीएसी को बाय डिफॉल्ट आप उसमें माने जाएंगे। अगर ओल्ड में जाना है तो आपको बताना पड़ेगा, पहले उल्टा था, पहले आप इसमें रहते थे ओल्ड में, अगर न्यू में जाना था तो बताना पड़ेगा। इस बार से आईसीआई ने, गवर्नमेंट ने, दोनों ने स्कीम क्या कर दी है, चेंज। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने चेंज करी तो आईसीआई ने चेंज करी, ये नहीं कि आईसीआई ने चेंज करी। पहले गवर्नमेंट कहती है हम मान के चलेंगे सब लोग बाय डिफॉल्ट किसमें आते हैं, न्यू स्कीम। अगर मैं न्यू स्कीम में नहीं आना चाहता, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं सरकार को बताऊंगा इनकम टैक्स पोर्टल पे आई हैव ऑप्टेड फॉर द ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम का भी 87 है कुछ और है, न्यू स्कीम का भी 87 है कुछ और है, सबकी अपनी अपनी बातें हुई। तो हर जगह बात क्या होती थी जी, एक तो होती थी एज का बेनिफिट, याद है, सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 और मोर या 80 और मोर। बट वो एज का बेनिफिट मिलता किसको था, अगर आप इंडिया के क्या है, रेजिडेंट। तो मैं अगर बात करूं, अगर पेपर ज्यादातर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आया, 115 बीसी के अकॉर्डिंग आया, तो इस चैप्टर की वेटेज थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि वहां तो रेजिडेंशियल की बात ही नहीं होती। वहां तो सिंपल है स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल एंड किसके लिए, एचयूएफ, याद है 115 बीएससी है किसके लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की तो बात ही नहीं हुई। तो जहां वो क्वेश्चन लगेगा वहां स्टेटस की बात क्या करोगे आप, स्टेटस की बात करके फायदा भी क्या, इंडियन है इंडियन नहीं है तो क्या फायदा हुआ। पर अगर ओल्ड स्कीम से पूछा गया, या सेसी लिखे नीचे लिखा होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, सब लिखने के बाद सेसी डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बी एसी, या सेसी ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या कहानी है, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा एक कोड डायग्राम सी कोशिश करता हूं बनाने की, आप भी मेरे साथ साथ उसको कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम उसकी छोटी सी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें। तो अपने पास पहली बात अगर आप बात करती हैं स्टेटस में, फर्स्टली हमारे पास डेफिनेशन आती है जी पर्सन, क्या दी जाती है, पर्सन। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे बात करती हैं पर्सन कितने प्रकार के हैं, अगर हम वो आपसे बात करें छोटी सी, 7, कितने हैं, 7। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ, बिल्कुल बेसिक चल रहा हूं, नंबर 3 फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, नंबर 4 कंपनी डोमेस्टिक या फॉरेन, नंबर 5 एओपी बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, नंबर 6 एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और नंबर 7 लोकल अथॉरिटी। क्लियर, हर पर्सन का स्टेटस अलग अलग है जी मेरे अकॉर्डिंगली। सब बंदों के स्टेटस के साथ एक चीज की तय हुई, क्या, पहला क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं क्या आप इंडिया के क्या हैं, जल्दी बोलना, रेजिडेंट, बाद में चार्ट चेंज करूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप क्या हैं, नॉन रेजिडेंट। देखो दो ही बातें होंगी, अगर आप रेजिडेंट बन गए तो फिर नॉन रेजिडेंट की तो बात खत्म, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो बात वहीं पे खत्म। अगला क्वेश्चन ये है, अगर रेजिडेंट है क्या आप ऑर्डिनरली, क्या वर्ड है, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, या आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, पहला केस। पॉइंट मेरा ये है, ये क्वेश्चन सिर्फ दो लोगों से पूछा जाता है, वो दो लोग कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ, पहली बात।
मीन्स दैट सर वाक्यों से नहीं पूछेंगे, फर्म से, कंपनी से, एओपी से, बीओआई से, एजीपी से, एलए से नहीं, मैं पूछूंगा अदर पर्सन से। अदर पर्सन से मेरा सीधा क्वेश्चन है, या तो वो आर है या वो एन आर, उनके आगे आगे लड़ाई नहीं है, समझे नहीं? आर बन गए आगे लड़ाई है यार, ओ आर या एनओआर, बट इन अदर पर्सन के लिए आगे लड़ाई नहीं है, वेदर दे आर आर और एन आर, खत्म। और इनके लिए छोटी सी लड़ाई है, ज्यादा कुछ बात नहीं करते हम लोग। इंडिविजुअल एचएफ का चार्ट बहुत बड़ा है, और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट आई हैं वो किसको लेके आई हैं? इंडिविजुअल को। वो किसको लेके? ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। याद करने का तरीका क्या है? क्रक्स याद करेंगे ना, लॉस याद करेंगे, फिर मजा नहीं आता। क्रक्स का मेरे साथ साथ बोलेंगे, एक्चुअली सर हमारे पास दो टेस्ट है। एक है मेरे पास बेसिक कंडीशन, पहला मेरा जो बोलने का तरीका है 6 की कंडीशन, और एक मेरे पास है एडिशनल कंडीशन। पहले तो मेरा नाम सुनिए, क्या नाम है? बेसिक या एडिशनल? मैं कहा क्या फर्क है जिन दोनों में? मैं कहा बेसिक सुनो, अगर आपने हिंदुस्तान का क्या बनना है? रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, रेजिडेंट। तो आप पीवाई में, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, अच्छी बात बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक होगा, ये नहीं कि पिछले साल रेजिडेंट थे तो इस साल भी रेजिडेंट होंगे। तो आप इंडिया में होने चाहिए कितने दिनों के लिए? 182 डेज और मोर। थोड़ा आपका फायदा कर देते हैं, 182 और मोर फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। अच्छी लैंग्वेज अगर आपको चाहिए गिरीशुजा से, सब तो बहुत छोटा लिखते हैं, ये देखो सबने सिंपल क्या लिखा, स्टे इन इंडिया फॉर 182 और मोर इन पीवाई। पीवाई मतलब करंट प्रीवियस ईयर। आपके पेपरों के लिए ये कौन से होने वाला है? आज ही नोट कर लो, 23-24। 23-24 के बिना कोई आएगा ही नहीं आपको। असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा आपको पेपर में? 24-25। ए वाई कौन सा आएगा? 24-25। पी वाई कौन सा आएगा? 23-24। समझ लो बात को, क्लियर हो गया? अब अगली बात क्या हुई है हमारे साथ, ठीक हो गया? अब पॉइंट ये आया, सर 182 इकट्ठे रहना है या बीच बीच में भी रह सकते हैं? तो मैंने वर्ड बोला फॉर अ पीरियड और पीरियड्स इन इंडिया। चाहे 10 दिन के लिए रहो फिर फॉरेन चले जाओ, फिर आ जाओ 20 दिन के लिए रहो फिर फॉरेन चले जाओ, चक्कर लगाते रहो, फिर आ जाओ 1 महीने के लिए फिर फॉरेन चले जाओ। मैं सारे दिन क्या करूंगा? अकोमोडेट, एक्यूमुलेटिव इकट्ठे करूंगा। अगर वो 182 और मोर, मतलब मोर तो पता ही है, 182 भी बन गए तो आप मेरे लिए हिंदुस्तान के क्या बन जाएंगे उस साल के लिए? नागरिक, एज अ रेजिडेंट। फिर बात आई, सर जिस दिन जाएंगे और जिस दिन इंडिया में आएंगे, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर, बोथ दिन किसमें काउंट किए जाएंगे? इंडिया। सुन लीजिए, यहां से फ्लाइट पकड़ी कनाडा गए तो आज का दिन भी कहां माना जाएगा? इंडिया। वहां से फ्लाइट पकड़ी इंडिया आए तो वो दिन भी कहां माना जाएगा? इंडिया। पर इस पे आज तक हमारी इतनी ज्यादा सीरियसली बहस नहीं हुई, क्योंकि ये हुआ फलाना हुआ नहीं हुई। तो नॉर्मली जो कहा गया और मैं दिन बता दिया, 182 और मोर फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। और आपकी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? स्टे, रहना है आपको। रिजाइड्स नहीं, वर्ड तो अगर रिजाइड, स्टे, रेजिडेंट नहीं बनना। पूछूंगा मैं आपसे, और मैं कही तो मुश्किल है, 182 तो बहुत मुश्किल है। कारण क्यों? ये तो मोटा मोटा आपने 6 महीने बोल दिया मुझे, 365 तो पूरे साल में दिन होते हैं, 182 तूने बोल दिया, तो मोटा मोटी 6 महीने। नहीं, 6 महीने तो मैं इंडिया आ ही नहीं सकता। मैं चलो तुम्हारे लिए थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। मैं क्या, स्टे इन इंडिया कितने दिनों के लिए? 60 और मोर किसमें? पीवाई में। हाँ ये ठीक है, 60 दिन तो मैं आ जाऊंगा, 100 दिन आ जाऊंगा। जिसमें केस लूंगा रिकी पॉन्टिंग का। बुक में मेरे क्वेश्चन है कि रिकी पॉन्टिंग हर साल इंडिया में आता है 100 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 100 डेज के लिए। तो रिकी पॉन्टिंग को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर साल आ रहा है। 2001 से आ रहा है आईपीएल मैच, कोई भी मैच लगा लो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, जब भी आता है 100 दिन के लिए आता है। देखो 182 में तो वो फेल हो जाएगा, पर यहां वो पास हो गया, क्योंकि 100 दिन कितने हैं? 60 से ज्यादा। बट मैंने आगे क्या रखा? एंड का मतलब क्या होता है? लिखा करो प्लस। प्लस मतलब कंडीशन है, आपकी स्टे चाहिए 365 और मोर कितने में? लास्ट पिछले 4 सालों में। 23-24 में तो आजा 60 दिन के लिए। मैं कहा क्या यार, मैं तो कह तो रहा हूं मैं हर साल ही आता हूं और 100 डेज के लिए आता हूं। अब कहते बट ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात। मींस मैं पिछले 4 साल भी अगर चेक करूं तो कितने दिन बन जाएंगे? 400। और आपको कितने चाहिए सोच के बताओ? 365। तो ये टेस्ट भी आपका मेट हो जाएगा। तो रिकी पॉन्टिंग हमारे लिए अगर 100 दिन के लिए इंडिया में आता है तो हमारा क्या बन जाएगा? आर, रेजिडेंट। पहली बात।
अगर इनमें से कोई भी टेस्ट आपका फेल हुआ, बेसिक कंडीशन है बेसिक, अगर इनमें से कोई भी टेस्ट फेल हुआ तो आप मेरे लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, बात वही खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? मैं कहा चलो अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर रिकी पॉन्टिंग हमारे लिए क्या बन जाता है, जल्दी बोलना, आर, इससे कराई जाएंगी और सख्त कंडीशन। वो क्या है? एडिशनल कंडीशन, एडिशनल टेस्ट 6 की। लो तो मैं सेक्शन वाइज तैयार करता नहीं, बट बोलने का तरीका है। बेसिक एंड कौन सी? एडिशनल। मैं अब थोड़ी कार्रवाई तेज है, और सुनना कैसे है जो बच्चे गलत करते हैं। आप इंडिया के क्या होने चाहिए? रेजिडेंट, रहना नहीं है। अब चक्कर पड़ गया। आधे बच्चे सोचते हैं रिजाइड्स कह रहे हैं सर, नहीं 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 नहीं, रहना नहीं है, इंडिया के नागरिक बनना है। कितने साल? कोई 2 साल, आपकी चॉइस की, किसमें से? और मोर लास्ट 10 सालों में से। बस करंट ईयर को छोड़ दो। मतलब याद रखने तरीका, एडिशनल टेस्ट परफॉर्म ही किस पे होगा? नॉट इन द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द बैक ईयर्स पे। प्रीवियस ईयर पे कभी भी एडिशनल टेस्ट फॉलो नहीं होता, छोड़ दो। आपका बेसिक टेस्ट हो गया, वो करंट को लेके हो गया। अगर एडिशनल टेस्ट होगा वो पिछले साल के ईयर्स पे ही होगा। मैं कह जी एक काम करो, 23-24 छोड़ दो, 23-24 छोड़ दो, तो कौन सा बचा? 22-23। 22-23 से बैक हो जो 10 साल, उन 10 साल में से कोई 2 साल ऑफ योर चॉइस। मैं लिखूंगा लगातार, बीच में, लास्ट में, कोई आपके चॉइस के। इंडिया के क्या बन जाओ? रेजिडेंट। रहना नहीं है, रेजिडेंट बन जाओ। और मजेदार चीज सुनना, रेजिडेंट बनने के लिए फिर वही टेस्ट ऊपर वाला, कौन सा था? इंडिया में 182 और मोर, या 60 और पिछले साल में 4। तो रिकी पॉन्टिंग तो फिर बन जाएगा। रिकी पॉन्टिंग तो 100 दिन के लिए आता ही है, वो तो फिर बन जाएगा। कैसे? 22-23 में 60 दिन, उसके बाद 4 साल 400 दिन, 21-22 में फिर 4 दिन, उसके बाद 4 साल फिर 400 दिन। वो तो रेजिडेंट तो बन ही गया, बल्कि उसकी तैयारी हो रही है किस बात की? ऑर्डिनरली रेजिडेंट की। बट इतने में वर्ड क्या आया? और एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। ये आपकी मुझे, आपकी मुझे, आपकी मुझे क्या चाहिए? स्टे चाहिए, रहना है इंडिया में। कितने दिनों के लिए? बस यहाँ चक्कर पड़ गया, लास्ट कितने सालों में? अब मैं अगर 7 साल आता हूँ, 100 दिन के लिए आ रहा था, तो कितने बनते थे? बट चाहिए कितने? ये कंडीशन टूट गई। समझाया? अब यही क्वेश्चन पेपर में है कि हाँ जी 100 दिन के लिए आता है पक्का। अगर बाय हर्ट याद करके चलेंगे तो आंसर पहली बार में क्लियर होगा। लॉ तो एक तरफ रह गया, लिखना तो आंसर है। लॉ थोड़ी कहेंगे सुंदर सुंदर आंसर दिखाने की, हाँ बताओ ना वो क्या क्या है क्या नहीं, तो वही तो आता नहीं। लॉ ही तो पढ़ के चले गए, लॉ भी नहीं, लॉ को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो 730 दिन, 700 दिन आता है, यहाँ वो बेचारा फेल हो गया, सारे टेस्ट पास कर गया, यहाँ वो फेल हो गया। अब वो मेरे लिए आर तो है, बट NOR है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। फिर बच्चा कहता है, जब नया नया पढ़ता है, आपने सुना हुआ है सर इतनी फाइटिंग क्यों हो रही है OR NOR NR के लिए? मैंने पढ़ा नहीं, स्कोप ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम रेजिडेंट को टैक्सेबल है। रेजिडेंट को सारी इनकम टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी को कुछ इनकम टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी को और भी कम इनकम्स, और NR को तो और भी कम इनकम टैक्सेबल है। दैट्स व्हाई हम लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप रेजिडेंट हैं, कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं। तो यहाँ टेस्ट जा करने तरीका, बेसिक में और है, एडिशनल में एंड है। फिर बुक ने क्या क्वेश्चन पूछा इसके साथ ही, जस्ट योर आंसर, इंस्टेड ऑफ 100 डेज, अगर वो इंडिया में आए 110 दिन के लिए, फिर बात बन जाएगी। क्यों? 7 साल इंटू 110 करोगे तो हो जाएंगे 770। वही टेस्ट फेल था, पहले तो पास हो गए थे, तो 770 730 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। हाँ, अब नाउ रिकी पॉन्टिंग मेरे लिए आर भी है एंड OR भी है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप रीड करना शुरू करेंगे, यहाँ से मेरे साथ साथ छवि रीड करना। टोटल इनकम ऑफ, ये इसने पहले ही बोल दिया कि मैं किसी पर्सन की इनकम बता ही नहीं सकता जब तक मुझे उसका स्टेटस नहीं पता। बॉक्स करो, हिज होल वर्ल्ड इनकम, ये तो चक्कर पड़ रहा है, उसके पूरे विश्व भर की, इंडियन नहीं फॉरेन की भी जो इनकम कमाएगा, उस पे हम लोग लीगली टाइटल है क्या लेने के लिए? टैक्स लेने के लिए। बट इफ पर्सन बिकम नॉन रेजिडेंट, देन ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर दैट पर्सन। एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल हमेशा लेता हूं मैं, ये जस्टिन बीबर इंडिया में आया, उसने कॉन्सर्ट रखा यहाँ पे, या ड्रेक कोई आया यहाँ पे, उसने कॉन्सर्ट रखा, गाने गुने गाए, लोगों से अपनी टिकट्स सेल करी, पैसे इकट्ठे करे और बाय बाय करके जा रहा है।
मैं कहा तू बाय बाय करके चला तो गया, टैक्स कौन देगा? अब कहता मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ। मैं कहा पर पैसा तूने कहाँ कमाया, फंक्शन कहाँ करा तूने? फॉरेन में करा, मैंने यूट्यूब पे करा। फंक्शन कहाँ करा तूने? इंडिया में, मुंबई में, जहां बड़ी बड़ी सिटीज में होता है। तो उसके उन्हें पैसा एक्रियू कहाँ हुआ, राइस कहाँ हुआ? इंडिया। तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम। और कैसे, वो हम आपसे बात करेंगे कैसे देना है। आपका क्या स्टेटस है, आपकी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है तो 40%, इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस शेल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच ईयर्स इंडिपेंडेंटली। ये नहीं कि एक बार स्टेटस निकाल दिया तो हर साल क्या होगा, सेम। चलिए आगे चलते हैं, यहां से पढ़ना। इफ एनी if any individual satisfy only any one basic test, at least one, तो हमारे लिए क्या ट्रीट हो जाएगा, आर इन इंडिया। अदरवाइज क्या बन जाएगा, एन आर इन इंडिया। इफ एनी इंडिविजुअल बिकम्स रेजिडेंट इंडिया, वी हैव टू चेक सच पर्सन हमारे लिए आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। इफ द एसएससी सेटिस्फाई क्या, बोथ द एडिशनल, बोथ द, मतलब बॉक्स करके चलता हूँ इसको हाईलाइटर, बोथ द एडिशनल, देन ट्रीटेड एज आर ओ आर, बट अदरवाइज एन ओ आर। दो बेसिक टेस्ट आपके क्या, date on which he enters India as well as leaves India shall be taken for क्या, stay in India माना जाएगा, आना दिन और जाने का दिन। इन द फॉलोइंग केसेस, यहां से गेम घूमी, जो अमेंडमेंट की गेम थी, यहां से गेम घूमी। कहता जी कुछ केस है मेरे, अभी सुनना, 3 केस है जिस केस में मैं आपको रेजिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन कितने पूछता था, 2। कौन सी, 182 और मोर, और 60 और 60 एंड 65 इन 4। बट इन 3 लोगों के लिए मैं और नहीं पूछूंगा, इनके लिए एक ही टेस्ट है। मैं कहा ये है कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहूंगा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जो नौकरी करने कहाँ गए हैं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं आपको, जो नौकरी करने कहाँ गए हैं, बाहर, मे भी वो गवर्नमेंट के ही पर्सन है, जो भी है। नंबर 2 यहां लिख देता हूं, क्रू मेंबर्स, जो इंडियन शिप पे काम करते हैं, इंडियन, फॉरेन पे नहीं, तो बाहर ही चले गए, इंडियन शिप पे काम करते हैं, कभी जहाज में रहते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी जो भी होता है। नंबर 3 है 2 लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक तो ये वर्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ध्यान सुनना बड़ा चलो है, और कौन से हैं, या इंडियन सिटीजन। तो सर इनमें फर्क होता है क्या, मैं क्या बताऊंगा अभी आपको। पहले 3 लोग हैं, समझ लो। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, नौकरी करने बाहर गए हैं। क्रू मेंबर, इंडियन शिप पे काम करते हैं। तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ POIO, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन और इंडियन सिटीजन, जो इंडिया आ रहे हैं सिर्फ किस काम के लिए, विजिट पर्पस, विजिट, और कोई उनका काम नहीं है, मतलब वहीं पे काम करते हैं, वही उनकी फैक्ट्री है, वही उनका काम काज है, वही रहते हैं, इंडिया जस्ट घूमने आ रहे हैं। साफ साफ क्लियर है, इंडिया सिर्फ घूमने। मैं कहा तुम साइड पे आ जाओ, 3 लोग, बाकी सबके लिए मैंने लॉ सुना है ना अभी आपको, बड़ा अच्छा था रहा, बेसिक एडिशनल। मैं क्या, हाँ हाँ फिर हम पे भी लगेगा, हम भी इंडिविजुअल हैं। नहीं, मैं कहा 3 लोगों के लिए पहला बेसिक टेस्ट ही मैंने चेंज कर दिया। मैं तुम्हें अगर इंडिया का क्या बनना है, जल्दी बोलना, तो तुम्हारे लिए एक ही टेस्ट है, और तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो कौन सा है, 182 डेज और मोर। तो आप कहते हैं सर तो बहुत हार्ड है, मैं कहा जैसा मर्जी है, अगर रेजिडेंट बनना है तो 182 आ जाइए और रेजिडेंट बन जाइए। तो वो कहते सर आज भी ऐसा ही है क्या, बिल्कुल आज भी ऐसा ही है, छोटी सी अमेंडमेंट हुई। मैं क्या, चलो मैं तुम्हें रिलैक्स कर देता हूँ, प्रैक्टिकल सोचा करो। तीनों लोग खुश हो गए, ये चारों ही खुश हो गए। एम्प्लॉयमेंट जो बाहर गए हैं वो, क्रू मेंबर वो, और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बताऊंगा वो कौन होते हैं, और इंडियन सिटीजन, चारों खुश हो गए। मैं चलो कुछ तो रिलैक्स कर रहा है। मगर तुम में से 2 लोग तो बिल्कुल ही साइड हो जाओ, कौन, एम्प्लॉयमेंट एंड कौन, क्रू मेंबर। मैं तुम्हारे लिए तो कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं। मैं अभी तो कह रहा था कुछ है, मैं तेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, वो तेरे लिए नहीं है, जो फिर बाहर हो जा। तो बचे कौन, एक लोग, एक मतलब 2, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड कौन, हाँ, मैं तुम्हारे लिए चलो एक रास्ता ओपन कर देते हैं, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कहते बोलो बोलो। मैं कहा 182 तो मुश्किल है यार, सच्ची कह रहा हूँ, इतना भी कौन पागला घूमने आएगा, 182 दिन यहीं करेगा। तो मैं क्या, तुम्हारे लिए मैं और वाली कंडीशन ओपन कर दूंगा। मैं वही क्या, वो 60 दिन करंट में और 4 साल। मैं कहा हाँ, बस 60 की जगह कितने दिन करूंगा, 120।
आप कहते चलो किसी हद तक फिर भी ठीक लग रहा है। 160 की जगह 120 और एंड वो 365 वाला तो है ही है। इन किसमें लास्ट 4 PY याद है, मतलब वो तो है ही है। मैं क्या चलो कुछ तो तेरे मन में दिया जागी, मैं क्या ऐसे ही नहीं जागी, सब्जेक्ट टू तब ओपन करूंगा ये रास्ता। इफ यूर अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम OFSI अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो, वरना मुझे क्या शौक चढ़ा आपको रेजिडेंट बनाने का। इंडिया का रेजिडेंट बनेंगे, देश का नागरिक बनेंगे, देश की फैसिलिटी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, क्यों देना आपको, टैक्स दो, बाकी लोगों की तरह लाइन में आओ, पता चलेगा आपको। तो मैं क्या अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, फॉरेन की छोड़ दो, मैं क्या मेरा 200 करोड़ कमाता हूँ कनाडा में, मैं गोली मार, इंडिया में बता कनाडा में कमाता हूँ, कनाडा गवर्नमेंट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में तू क्या कमाता है, कहना इंडिया में तो मैं होता ही नहीं, मैं फिर करने क्या रहा है, फिर रखा क्या फिर यहाँ पे, इतने दिन रह करेगा क्या, भाई नॉन रेजिडेंट बन, टैक्स दे, खत्म कर बात को। नहीं नहीं रेजिडेंट तो मैंने बनना उसका। आपको बताना चाहिए सिटीजनशिप आप एक ही कंट्री की एट ए टाइम होल्ड कर सकते हैं, तभी जो आपके पास PR आती है, परमानेंट अब बोलते हैं, रेजिडेंस बोलते हैं, वो उस पर सिटीजनशिप नहीं होती, वो तभी PR मिली आपको, रहने का यहाँ हक मिला है। जिस दिन ग्रीन कार्ड मिल गया जो बोलते हैं, सिटीजनशिप आपको मिल गई, फिर एक कंट्री की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। फिर आपको उल्टा, जैसे मेरे जीजू हैं वो US में हैं, वो इंडिया का वीजा लगा के इधर आते हैं, आप इधर से वीजा लगा के US से आते हैं, वो इंडिया का वीजा लगा के यहाँ तक मुझे इंडिया जाने दिया जाए, वो US गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनके डेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वहीं पे रहते हैं, काफी सारी फैमिली उनकी वही रहते हैं, वो उस अकॉर्डिंग चलते हैं। आप यहाँ से वीजा लगवाते हैं, हम यही रहते हैं जी, हमें ले जाओ US। उसका कारण ये है कि इस गवर्नमेंट के बन गए आप, इस गवर्नमेंट के नहीं, इंडिया से का लिंक खत्म। अगर इंडियन सोर्स इनकम आपकी, जैसे आप यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज है, मोस्टली क्या करते हैं, फॉरेन से पैसा कमाया, या प्रॉपर्टीज ली जा रहे हैं और रेंट पे दी जा रही है, फिक्स्ड इनकम आ रही है, कभी कभार सर्दियों में चक्कर लगा ले 3-4 महीने, मैं सुबह बता रहा था बच्चों को, तो रेंटल इनकम है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो मैं आपके लिए रास्ता ओपन करूंगा, वरना नहीं। तो पहली बात तो दिन भी 60 की जगह कितने कर दिए 120, और रास्ता भी तब ओपन करा अगर अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है 15 लाख से ज्यादा। और मैं क्या लिखो, अगर आप इस कारण किसी भी कारण 120 कारण इंडिया के क्या बन गए, जल्दी बोलना, रेजिडेंट बन गए, बट आप मेरे लिए हमेशा रेजिडेंट तो बन जाओगे, बट रहोगे क्या, एक तीसरे साइन और करो। आप कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लॉ में तो ये पढ़ाते थे कि अगर रेजिडेंट बन गए देन यू हैव टू फॉलो द एडिशनल टेस्ट। मैं कहा मैं तुम्हारे काम में सोनम एडिशनल टेस्ट चेक ही नहीं करूंगा, एग्री करो, तुम आर तो बन जाओगे, बट हमेशा मेरे लिए क्या रहोगे, एन। अगर एग्री करते हो तो सारी बातें डन है, वरना खत्म है। आओ पढ़ो पढ़ो जल्दी, पढ़ना चाहिए यहाँ से, इंडियन पढ़ना यहाँ से, छवि इंडियन सिटीजन और पर्सन नहीं नहीं यहाँ पे बच्चे लीव इंडिया, पहला पॉइंट, ए पॉइंट ऊपर टॉप पे है ना, आगे पीछे है कुछ, ये है नहीं पॉइंट, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ना देख लो पॉइंट कहाँ पे है, पहले पेज के साथ ही होगा यार। हाँ अब होगा, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द PY फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन बीइंग अ, बॉक्स सर ने खुद ही करे हैं, क्रू मेंबर लीव इंडिया ड्यूरिंग द PY, मेरा नहीं क्या, अच्छा। और नंबर 3, इंडियन सिटीजन और POIO पर्सन ऑफ इंडियन रीजन engage outside India in an employment or a business or profession and क्या विजिटिंग इंडिया। देखो नौकरी वगैरह वही करते हैं सारा, मेडिकल भी है बहुत अच्छा, मेडिकल में तो बहुत अच्छे करके मजा आएगा आपको करके। एंड PY एंड हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स अप टू कितनी है 15। तो मैंने उल्टा बोला, अगर अप टू 15 लाख है फिर रास्ता वही है 182 और मोर, अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा है देन मैं आपके लिए दूसरा गेट ओपन कर दूंगा, पर वहां 182 तो है ही है, 60 की जगह कितने कर दिए बस 120, अब बाकी 4 साल वाला डेटा कॉपी पेस्ट है। अब सुनना कैसे, अब बात आई पर्सन ऑफ इंडोनेशिया का मतलब क्या होता है कि 3 पीढ़ी, आपका जन्म, आपके फादर का जन्म, या आपके ग्रैंडफादर का जन्म कहाँ हुआ हो, इंडिया में, इंडिया में भी अनडिवाइडेड इंडिया, मान लो पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर, पुराना ना 1940s 1938, तब आपके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था, तो आपका फादर का इंडिया में हुआ, फिर आपका बोर्न मान लो कनाडा हुआ, आपका बोर्न कनाडा हुआ, आप तो वहां चले गए, पेरेंट्स ना कुछ लोग 80s में कनाडा चले गए, 85 में बहुत पुराने स्टैब्लिश हम बैठे हैं, 40-40 साल हो गए अमेरिका बैठे हुए, अब उनके बच्चे भी वहीं पे हैं, इंडिया से लगाव तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, मिट्टी वजह मार दी तो कुछ तो आवाज होएगा ही उनके अंदर। और इंडिया में घुमाने लेके आते, ये हमारी हवेली है, ये अपने खेत हैं, घूमने फिरने आते हैं उनको दिखाने के लिए, भाई अपन कितने रीच हैं,
ठीक है ना, वहां चाहे जैसे भी रहते हैं पर यहाँ पर रॉयल फैमिली से ही है, तो ये अपनी हवेली है, फलाना ये है वो है, रीजन इज दैट तभी तो इंडिया घूमने आते हैं वो। तो आते तो इकट्ठे ही 2-2 महीने 2.5-2.5 महीने पर यहीं पे होते हैं, प्रॉपर सेटल, प्रॉपर खर्चा पानी पूरा करके। उनके लिए तो खर्चा गिनती में भी आता, वहां के डॉलर्स और यहाँ के रुपीस, जैसा मर्जी खर्चा। उनको जाता था कि बहुत गरीबी में बेचने ये, क्योंकि मतलब कोई शूज देगा 5,000 में है, सिर्फ 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का यूएस वर्क है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं। वहां पूछते हैं उन्होंने कितने जी, $200, उनके लिए तो बहुत सस्ता लगता है चीज, तभी जितनी शॉपिंग है और सामान है सब यहीं से करके लेके जाएंगे, ये कारण है। तो ना वो चीज वहां मिले उस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पीओआई हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, अगर मोर देन 15 है, देन सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 60 कितने आ जाएंगे, 120 डेज आर कंसीडर्ड। हाँ बाकी लॉ सेम है कि 60 की जगह 120 करा है, नहीं बाकी वही है, लास्ट 4 साल में कितने, अब ना 365 वो हो जाएगा, समझे नहीं। जब 120 वाला लगाओगे हर साल आएगा, तो 4 साल में 480 तो वैसी हो गई, हर साल आना पड़ेगा। 480 वैसी हो गई, तो चाहिए कितने अपने को, 365। तो उस टेस्ट की चिंता तो करो ही ना। और ये अमेंडमेंट आई थी 2020 में, असेसमेंट ईयर किसके लिए, 21-22, प्रीवियस ईयर किसके लिए, 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21, और अपने को कौन सा आना है, 23-24, 2-3 साल पुरानी होगी बात। ओके, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ हैविंग टोटल इनकम अदर देन, फिर वही बात, हु हैज इंडिया फॉर अ पीरियड, इतने इतने दिनों के लिए, बट लेस देन, ही विल बी, क्या बन जाएगा शालिनी, आर तो बन जाएगा, बट हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा, एन ओ आर, आर बट क्या रहेगा, एन ओ आर। आपको 3 बातों से मेरे पे साइन करना पड़ेगा। क्या, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो मैं आपके लिए दूसरा गेट ओपन करूंगा, 60 दिन की जगह कितने दिन आपको मैं आना पड़ेगा, 120 दिन के लिए। और आप मेरे लिए अगर आर बन गए तो आप खुश हो गए, या मैं आर बन गया, बट आपको खुशी किस बात की है कि अब मेरे पे क्या परफॉर्म किया जाएगा, एडिशनल टेस्ट, नहीं, मैं आज ही मना कर दूं, आपके ऊपर मैं एडिशनल टेस्ट परफॉर्म ही नहीं करूंगा। यू आर फॉर मी, अब मेरे लिए डे वन से ही आर तो रहोगे, बट एन आर रहोगे। तो सर ने समरी दी हुई है, करेक्ट दिया हुआ है, कैसे, हाउ मेनी डेज इंडियन सिटीजन पर्सन विजिट इंडिया, ये नया आ गया होगा मेरे वाले में, मुझे दिखाएंगे, ये नई समरी मैंने भी ओपन नहीं करी है। तो ये नोट, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में जो मतलब है, मींस इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट कौन सी, इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप, बिल्कुल सही। ये तो जब आप स्कोप ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना बच्चे, तो उसमें कवर हो जाएगा ये। कारण क्यों, एक्रू मतलब इनकम, एफएसआई का मतलब फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब दिया हुआ है, क्या होता है, जो इनकम आप एक्रू और अराइज ही कहां से करते हो, आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट कौन सी छोड़ के, अगर उसका डायरेक्टली कंट्रोल कहां से है, इंडिया। अगर इंडिया से कंट्रोल है फिर तो इंडियन इनकम हुई, ना कि वो फॉरेन सोर्स हुई। अभी आएगा क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगर लेस देन 120 दिन रहते हो फिर तो कोई भी लॉ आपको बचा नहीं सकता, याद है। अगर 120 दिन से कम रहते हो तो ऐसी प्रोविजन तो कहीं है ही नहीं, समझे नहीं बात को, तो बाहर हो जाओ। अगर 120 दिन से ज्यादा बट अप टू कितना रहते हो, 181, तो एक लॉ आपको बचा सकता है, क्या, आप मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, मैं आपको आर बट क्या बनाऊंगा, एनओआर, क्या कर दो, 365 कितने सालों में, पिछले 4 में, एंड आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इंडिया में कितनी हो, मोर देन कितनी, 15, तब ये रास्ता आपके लिए ओपन होगा, वरना रास्ते पे भी काटी मार दो। अब बच्चे ने पूछा सर अगर मैं डायरेक्टली 182 और मोर के लिए आ जाऊं, फिर तो इनकम का पॉइंट ही नहीं। चाहे मेरी फॉरेन में, इंडिया में इनकम 1 लाख है, 15 लाख तो बहुत दूर है, 1 लाख है, बट मैं आता ही इंडिया कितने डेज के लिए हूँ, 192 या 200, फिर तो इनकम का चक्कर ही नहीं। ये इनकम का पॉइंट किन लोगों के लिए है, जो इंडिया घूमने आते हैं, उनके लिए एक रास्ता ओपन करा है, हर बंदे के लिए नहीं। इफ यू ऑलरेडी सेटिस्फाई द फर्स्ट टेस्ट, तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर द सेकंड टेस्ट, तो वहां जाने की जरूरत है ही नहीं, मैं घूमने ही आ गया 200 दिन, तो बहुत बढ़िया ना, घूमने 200 दिन आ गए, फिर तो पहले टेस्ट में ही मेरे क्या बन गए, रेजिडेंट। हाँ फिर मैं आपसे ओआर एनआर भी पूछूंगा, देखो फिर पूछूंगा, अगर इसमें बने फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्लियर। इफ यू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, आर ओवर, अदरवाइज एन ओवर, बोथ कौन सी, वही अगली 2 आउट ऑफ कितने 10, और 730 दिन किसमें 7। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करिए, दूसरी अमेंडमेंट आई 61A में, डीम्ड रेजिडेंट, ये आया था दुबई वाले लोगों के लिए, याद है, दुबई में किसी को भी सिटीजनशिप नहीं मिलती है, पता है वैसे, रेजिडेंशिप नहीं मिलती है। दुबई आप जा सकते हैं, कामकाज करिए, पैसे कमाइए, इंडिया जाइए, आपको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। आपको जी मैं पक्का घर वहां ले लूंगा, मैं वहीं का नागरिक, नहीं नहीं, नागरिक वहां बनेंगे फिर तो सारा हिंदुस्तान वहां जाके बैठ जाएगा, वहां पे आप घूमने थोड़ा जाएंगे फिर आप लोग, वहां हमने बनाया ही उसका पर्पस क्या है, सिर्फ और टूरिस्ट, सिर्फ वहां पे टूरिस्ट जाता है, वहां पे सिटीजनशिप तो किसी को अलाउड ही
नहीं है, तभी तो कई लोग फिर वहां जाने की बजाय कनाडा जाते हैं। फिर तो 3 साल 4 साल वहां काम करो, पीआर मिल जाएगी, और 10 साल के अंदर वाला ग्रीन कार्ड आ जाएगा। पर वहां के नागरिक तो बन जाएंगे। वहां की सरकार कल को ओल्ड एज में हमको संभालेगी तो सही। एज ए मान लो पेंशन, एज ए मान लो हॉस्पिटलिटी, एज ए हमारे बच्चों की एजुकेशन, एज अ कोई रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब कितने सारे काम है। पर दुबई वालों को कोई सिंपैथी नहीं है। आप चाहे 40 साल उस कंट्री में काम कराएं, हमारे लिए डेड है। जिस दिन आपका काम खत्म हुआ, बेले बैठे आपको वापस भेज देंगे, जाओ जी वापस जाओ। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है आपको, कोई आपका वहाँ पे कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है आपका वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं वहाँ पे। वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट उनका इंडिया वहां से कोई लिंक, उनके देश से कोई लिंक नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। तो क्या आया, पढ़ो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, पहले तो 6-1 को क्या करा, ओवर रूल, छोड़ दो। 6-1 क्या कहता था, 182 और मोर, और 60 और 365 पिछले 4 में। देख लेना, ये मेरा पुराना लॉ है, सेम है ना, जहां पर को बता देना। इन केस ऑफ इंडियन, इन केस ऑफ इंडियन, ये सिर्फ आया ही किनके लिए था, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन ही, सिर्फ इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं। हैविंग टोटल इनकम हमने शालनी सेम रखा। तुम्हारे लिए भी मैं क्या एक लॉ ओपन कर रहा हूं, अगर तुम्हारी इनकम भी 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द पीवाई, शेल बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, मैं आपको देश का क्या मान लूंगा, नागरिक उस साल के लिए। इफ ही, अगर अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया था सेम, अगर वो नॉट लाइबल टू टैक्स है इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस या और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया, अब वो हमारे लिए रहेगा क्या, आर तो बन जाएगा, मतलब सेम रखा हमने, बट रहेगा क्या, एनओआर। मींस दैट ये दुबई वालों के लिए सेक्शन आया था जिनको उस कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा। और दुबई क्यों जाते हो, टैक्स फ्री है, सिर्फ जीएसटी है वहां पे, जीएसटी भी नहीं, वैट है, वो भी कितना 5%। और वैट आप चाहते हैं इंडायरेक्ट टैक्स है, वो तो आपके ऊपर लगेगा, आपने कस्टमर से लेना है, बात खत्म हो गई। इनकम टैक्स नहीं है वहां पे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो लोग कहते हैं चलो फिर वहीं पे, तो वहां पे पैसे कमाओ, ऊपर पैसे कमाए करोगे क्या, इंडिया ही भेजोगे फिर यहाँ को संभालने वाले। तो सरकार कहती अगर, और वहां पे मोस्टली लोग कौन है, गुजराती, केरला के लोग जाते हैं वहां पे, जो लोग वहां पे गोल्ड का काम करके बैठे हैं, सारा गोल्ड ही तो होता है। दुबई में सबसे ज्यादा स्मगलिंग किस चीज की है, गोल्ड। 7 से 8 हजार पर 10 ग्राम फर्क है। तो स्मगलिंग, कोई भी लेडीज वहां पे जाएंगी तो गोल्ड ही तो खरीद के लेके आना है, कि 7-8 हजार रुपया सीधा फर्क है। 4-5 तोले आप कस्टम में पढ़ेंगे अपना, तो फाइनल्स में जाके इंडियन कस्टम एक्ट 1962, तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि मैन को कितना गोल्ड अलाउड है, वुमेन को कितना अलाउड है, पर कैपिंग अमाउंट वाइज भी कितनी कैपिंग है, दोनों दी हुई है सब कुछ चीजें। कैसे तो आप बहुत ही उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से सिंपल जाएंगे, वहां से माता बन के आएंगी, तो डर लग जाएगा कि देवी देवते बन के आ रहे सारे, ये क्या होगा इनको, कि गोल्ड ही गोल्ड पहन के आएंगे। जितने आपके फिल्म एक्ट्रेस हैं वहां पे एयरपोर्ट पे आम पकड़े होते, रीजन इज दैट स्मगलिंग, कि वहां पे सस्ता था ले आए। और होता इनको होता है कि हम इतने बड़े फिल्म एक्ट्रेस हैं, हमें कौन रोकेगा, पर कस्टम वाले थोड़ा इसे जाने देते हैं। सुनते हैं खबरें आती हैं, वो कैसे कैसे छुपा के चीज लेके आते हैं गोल्ड की तारों में, कैसे क्या क्या चीज होती है, और उनको थोड़ा, उनको सेंसर लगे हुए हैं, हर बंदा स्कैन होगा, ये थोड़ा है, तभी तो ये स्पोर्ट हो जाते हैं एयरपोर्ट पे। तभी नहीं एयरपोर्ट पे मुझे शाहिदपुर मिल गया, करीना कपूर मिल गई, तो क्या खास बात है, नॉर्मल बंदों के लिए इनके तो, अगर कोई जिनके लिए कुछ वीआईपी एंट्री है नहीं नॉर्मल। हाँ हम चंडीगढ़ रहते हैं तो वो है मुंबई एयरपोर्ट। अब कई पंजाब में एयरपोर्ट नए ओपन करे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए लुधियाना, तो रीजन इज दैट जितनी कनाडा जाने वाली फ्लाइट्स हैं सब कहाँ पे है, दिल्ली। और दिल्ली पहले ही बहुत क्राउडेड हो जाता है, दिल्ली फ्लाइट से फ्लाइट पागलों की तरह हो रही है, वहां दिल्ली जाने वाला मेन इंटरनेशनल क्राउड है। सब मुंबई से आने वाले कितनी इंडस्ट्री, कितने हमारे राजनेता, कितने हमारी मिनिस्ट्री, सब दिल्ली बैठी है, तो वहीं पे स्टूडेंट फिर रहा है। तो थोड़ा क्राउड को डाइवर्ट करो, एक पंजाब में 2-3 एयरपोर्ट लोकेट करो, यहीं से फ्लाइट्स डायरेक्टली जाना ही है, तो यहाँ से फ्लाइट भेजो, ना कि फ्रॉम दिल्ली। तो इसका नहीं पॉइंट आया कि जो दुबई में काम कर रहे हैं वहां पे उनको टैक्स नहीं लगता ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेजिडेंस। तो उनको, जिनको कोई, जिसको किसी ने नहीं अपनाया, हम इंडिया का मानेंगे, बट तब मानेंगे अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और आपको मानेंगे तो आर बट एन ओ। तो ये पहला लॉ था मेरा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ सब कुछ छोड़ के, इरिस्पेक्टिव। सर अगर मैं मान लो इंडिया में 182, चाहे दुबई रहता हूँ, इंडिया में 182 आ जाऊं, फिर मैं इस सेक्शन में क्यों आऊंगा, फिर तो आप लॉजिकली बेसिक टेस्ट में ही सीधे रास्ते से आओ ना, फिर समझे नहीं, अगर आप सही बंदे हैं तो सीधे रास्ते से आओ, फिर तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अरे उन लोगों के लिए है जो एक दिन भी इंडिया नहीं आते, बैठे कहाँ है, दुबई, पर प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी है, इंडिया, और इंडिया से क्या कमा रहे हैं, रेंट। ये तो बिल्कुल गलत बात है, समझे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पैसे कमा कमा के दुबई से यहाँ क्या लाई जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से क्या कमाई जा रहे हैं, रेंट। टैक्स कौन देगा, टैक्स कौन देगा, और वहां भी टैक्स नहीं दे रहे,
यहाँ आते नहीं, तो हम आपको धक्के से अपना क्या बनाएंगे, आर बट एनओआर, और आपको प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा, बट तब बनाऊंगा अगर आपकी इनकम 15 लाख से, अगर कम है तो आज भी प्लानिंग पॉसिबल, 13 14 लाख 12 लाख इनकम है तो रहो बाहर, हमें क्या दिक्कत है, कमाई जाओ यार, किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, तो कमाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अगला पॉइंट आइए, हाँ एवर यहाँ से पढ़ना सभी, ये है ना, देखना। But this provision will not apply in case of individual resident in previous year as per section. हाँ, अगर आप 6(1) के अकॉर्डिंग ही, 6(1) कौन सा था जल्दी बोलना, बेसिक कंडीशन, अगर आप उसके अकॉर्डिंग बन जाती हैं फिर तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपके साथ ना। डन है बच्चे, अगला पॉइंट पढ़िए। Means that there is an income tax liability on such person under foreign country tax law. हाँ, इसका मतलब लाइबल का मतलब बता रहा हूँ क्या है, कि वो उस कंट्री में लाइबल होना चाहिए उस कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, इट आल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज सब्सिक्वेंटली बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ क्या, दैट कंट्री। अब नोट पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मींस, यही था क्या, शायद यही नोट था, हाँ यहाँ पे दिया है सामने, आके वहां पे आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है। लो एग्जांपल पढ़ो, बहुत अच्छी एग्जांपल है। मिस्टर अली एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, वर्किंग इन यूएसए विद फेसबुक, कहाँ काम करता है, यूएसए में, कौन, उसकी उनकी ही कंपनी में है। एग्जांपल ये सर ने हटा दी, तभी समरी छोटी कर दी, पहले सर ने काफी ज्यादा बीच में एग्जांपल्स दी हुई थी पुरानी, जिनके पास है उनके पास होगी, वरना आप यहीं से देख लो, मेरे साथ देख लो यहाँ से। इंडियन सिटीजन है, यूएसए में काम करता है, फेसबुक कंपनी के साथ काम करता है, ड्यूरिंग द 21 एंड 22-23 वो इंडिया में आता है 177 और 145 डेज के लिए। ही स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर 18 19 19 20 20 21 कितने दिनों के लिए है, इतने 120 100 एंड 155। हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर किसका, 22-23, पुरानी है ना क्वेश्चन, आपको दो पेपर में 23 24 आएगा, ये 22-23 का है। 22-23 में उसकी इनकम क्या थी सुनना, इनकम फ्रॉम सैलरी रेंट इंटरेस्ट, कहाँ कमाया, बाहर, ये कौन सी है, ओ एफ एस आई, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। बिजनेस कहाँ पे है, यूएसए, कंट्रोल भी कहाँ से है, यूएसए, ये भी कौन सी है, ओ एफ एस आई, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। मुझे कौन सी चाहिए, इंडियन। बिजनेस कहाँ पे है, यूएसए, कंट्रोल कहाँ से है, इंडिया, जो लाइन पढ़ रही थी, नोट पढ़ा था, ये है। तो ये मेरी क्या है, अब मैं कह सकता हूं मैं, तुमने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, ये एफ एस आई है, ये कौन सी है, फॉरेन सोर्स इनकम, ये कौन सी है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। मैं टिक कर देता हूँ, एफडी कराई यस बैंक में, तो बिना कहे सर, बिना कहे, ये भी कौन सी है, अदर देन फॉरेन। एलआईसी प्रीमियम पे करा कितने का, जल्दी बोलना, 80C, याद है 80C में एलआईसी, बट एटीसी मिलता कितने का, जल्दी याद करो, 1,50,000, बट आप कितना पे कर रही हैं, 260। देखो सर 260 तो नहीं दे पाऊंगा, बट 150 दे पाऊंगा। इनकम ऐड करो एक बार, 8 और 11 कितने होते हैं, 19 माइनस 150, 19 माइनस 150, 17.5, 1750, 15 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए रास्ता ओपन कर दूंगा उस साल के लिए, जबकि आप 182 और 60 वाला केस आपके नहीं था। सुनना, डिटरमाइन स्टेटस पूछा ही किस साल का, जल्दी बोलना, 23 24, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 22 23। तो सुनना, अली इज इन इंडिया फॉर कितने दिनों के लिए था, 145, जबकि इन लोगों के लिए लॉ में कितने दिन थे, 1, जल्दी बोलना, नॉर्मली कितने दिन थे, 182 और मोर। इनके लिए तो दूसरा रास्ता निखिल था ही नहीं, कौन से वाला, 60 वाला। तो ये इंडिया क्या आते हैं सिर्फ घूमने, घूमने वालों के लिए पहले लॉ क्या था, करो सिर्फ 182 और मोर। तो हमने सोचा 22 23 में कि चले अमेंडमेंट कर देते हैं, घूमने वाले लोगों के लिए एक रास्ता ओपन कर देते हैं, बस 60 की जगह कितने दिन, 120, बन गई बात। कारण 145 है, 120 से ज्यादा है, और इससे पिछले 4 सालों में कितने दिन, 365 और मोर। वेट करो, पिछले 3 दिन का जोड़ना, 3 साल का, यही है क्या, 120 100 और 155, कोई और भी थे क्या, ये रहे 177। पिछले 4 साल का जोड़ो, जोड़ो, 120 प्लस 100 320, 320 प्लस 155 प्लस 177, कितने बनते हैं, 552। चाहिए कितने थे, जल्दी बोलो, चाहिए कितने थे, 365। तो ठीक है आप मेरे लिए, बट आर तो बन जाओगे, रहोगे क्या, ये यार, बड़े रास्ता तब ओपन करा मैंने, तब ओपन करा अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। सर ने क्वेश्चन क्या पूछा, एग्जांपल 2, फिर तो बात ही खत्म थी। अगर आप इस 145 की जगह यहाँ 182 आ जाते, फिर तो मैं इस सेक्शन पे ये करता ही ना, ये मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, फिर तो आप लीगली यार मेरे रेजिडेंट बन गए, और अब रेजिडेंट बनते फिर मैं आपसे ओआर और एनआर भी पूछता। पर इस केस में अगर आओगे, मतलब इनकम वाले रास्ते से आओगे, तो आर तो बन जाओगे, भी कंडीशन के साथ, कंडीशन के साथ, बट रहोगे क्या, एन। ये पॉइंट है, इतनी सी बात है, क्लियर। अब सुनना, कहता हूं व्हाट इट मेक एनी डिफरेंस इन एग्जांपल 1, अगर यूएस सिटीजन बट हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन कहां पे,
विलेज नियर, जल्दी बोलना, पेशावर, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि विजिट वाला केस किस पे लगता है, इंडियन सिटीजन पे भी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे भी। इसी का पेपर क्वेश्चन आया था और बच्चे उलझ गए। जो डीम्ड सिटीजन वाला है दुबई वाला, वो सिर्फ किस पे लगता है, इंडियन सिटीजन। जो विजिट वाला है वो दोनों पे लगता है, इंडियन सिटीजन पे भी और पर्सन ऑफ इंडियन पे भी। तो मैंने कहा नो, above provision applicable for as well as Indian citizen, in this case अली तब भी क्या माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन origin। थर्ड केस, सपोज इन एग्जांपल 1 मिस्टर अली का अगर बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलता, 840 इंस्टेड ऑफ कितने से 11, मैं वापस गया। अगर इस 11 लाख की जगह कितना इंटरेस्ट मिलता है ये तो मुझे 840, तो आप ऐड करेंगी 8 लाख प्लस 840 कितने होते, 1640 माइनस 150 का क्या होता, 80C, तो इनकम कम हो जाती। करके देखो, 16,40,000 में से माइनस करो 150, 16,40,000 में से माइनस करो 150, 1490, 15 लाख से कम हो गया। अब आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे, ट्रीटेड एज एनआर एज इज इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, कितना 1490, जो लेस देन क्या है। सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी और पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये कबीर वाला, नाम से पढ़ना है। कबीर एक इंडियन सिटीजन है, करंटली ही इज एम्प्लॉयमेंट विद एन एंटिटी इन दुबई, सुन के फिर डीम्ड 618 अमेंडमेंट, ओके। ड्यूरिंग पीवाई ही विजिटेड इंडिया, आ जाए कितने दिनों के लिए, तो इस केस में तो हमने दिनों की बात ही नहीं करी थी, याद है, बस एक कंडीशन पूछी थी, तुझे किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, ड्यू टू डोमिसाइल और रेजिडेंस, और तू इंडिया का सिटीजन है और तेरी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, चाहे तू एक दिन भी इंडिया ना, 50 हुए तो बहुत ज्यादा है, तो एक दिन भी इंडिया ना मैं तब भी तुझे अपना आर बट एनुअर मान लूंगा। वेट, ड्यूरिंग पीवाई कबीर इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई और एनी कंट्री फॉर रीजन ऑफ हिज, इससे सिंपल है क्या पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं वहां से, और ये इनकम टैक्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए और क्या चाहिए बंदे को, लगे लगाए डायरेक्ट। आगे डिटरमाइन स्टेटस बताओ, अगर टोटल इनकम 20 लाख है या 20 है तो 15 से ज्यादा है तो अब आर बट एनओआर, 14 है तो अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आंसर देखो, कबीर 45 55 नॉट सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, वो बोल छोड़ो 61 की, बट ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी वाली, 61 है क्या, कबीर इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन कितनी है, 15 लाख से ज्यादा है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री फॉर हिज रीजन ऑफ डोमिसाइल और रेजिडेंस, सो वो ट्रीट हो जाएगा आर बट रहेगा वही, रहेगा वही। अगले केस में डज नॉट सेटिस्फाई द 61A, तो उसको हम क्या बनाएंगे, एन। अगला केस कहता है अगर कभी कोई फॉरेन सिटीजन होता तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे होते तो आंसर चेंज होता, बिल्कुल होता, बिकॉज 61A सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है, मतलब फॉरेन सिटीजन नहीं कहूंगा, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स वाला पॉइंट नहीं आता। इस कारण से सर बीच तो आपने ग्रैंड पेरेंट्स वाला पॉइंट लिया, वो विजिट इंडिया था, वो इंडिया घूमने आ रही है, इस कारण नहीं आया। तो एज पर सेक्शन 61A ओनली टू सिंस नॉट इंडियन सिटीजन, सो क्या बन जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट आपकी बुक में है, ये वाला देखना, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर इंडियन सिटीजन, ये भी नहीं है तो इसे हमने निकाल दिया। और जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है मुझे देना बुक एक बार कौन सा, मैं पढ़ा देता हूँ, छोटा सा ही है। अब सर ने इसको लेते हुए, अब यहाँ से डायरेक्टली ना सर ने डीम्ड के बाद सारे न्यूमेरिकल तभी पता ही कर दी ना, ये पहले 200 पेज की समथिंग की थी। हाँ कौन सा जी, 17 पे, हाँ है, और बॉक्स के नीचे है जी, ये रहा, और समरी वाले बॉक्स के नीचे है इन केस, ये रहा। हाँ हाँ नबी कम करे हुए हैं जो नहीं, पर ये मैं आपको दूसरा पार्ट जो बच गया ये इनकम वाला है, जो ये पार्ट बच गया ये कौन से वाला है, इनकम वाला। और सर ने बाकियों का स्टेटस यहाँ पे बता रखा है, ये आपको अलग से रिव्यू करना पड़ेगा, आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा पैसा बाहर से कमाया, कौन सा पैसा इंडिया से कमाया। तो देखिए पहले आप इसको आज खत्म करते हैं, एक पार्ट खत्म कर लेते हैं स्टेटस वाला, बाकी पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया का मतलब फॉर इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है उसके लिए, ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डे इंडिया फॉलोइंग टाइम लिमिट क्या करनी है, एक्सक्लूड, समझो ये एक्सक्लूड करनी है, उल्टा एक्सक्लूड करना टाइम लिमिट, कौन सा, जिस दिन आप एंटर करे कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है आपका, जिस दिन आप शिप पे चढ़े तो एक सर्टिफिकेट पे आप साइन करके जाते हैं कि हाँ आज मैं शिप पे जा रहा हूँ, उस दिन से कब तक, जिस दिन वापस आए उस एंडिंग द डेट,
जिस दिन सर्टिफिकेट पे आपने क्या करे साइन ऑफ, वो दिन इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। कारण क्यों, उस टाइम पे आप इंडिया में थे भी नहीं, समझे नहीं। आज शिप पे चढ़ गया, आप चला गया, 20 दिन के लिए शिप पे ही रहा, जब वापिस आया शिपिंग एयरपोर्ट पे साइन करके आऊंगा ना कि मैं लीव करके जा रहा हूँ, तो वो दिन जितने भी थे वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो मीन्स दैट बाकी दिन हम इंडिया में थे, मतलब जितना टाइम शिप पे रहे वो पार्ट इंडिया का नहीं है। पर टाइम गिनेंगे कहाँ से, इस सर्टिफिकेट से, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी बोल सकते हैं अपन लोग। तो मेरे एंड पे 4 पेज हैं जो मैं पहले ज्यादा पढ़ाता था। ये डेफिनेशंस मैंने कभी नहीं पढ़ाई जो सर ने अपने नोट्स में दी हुई हैं। सर ने क्या करा इसके अंदर, ये मैं यहाँ से पढ़ाता था पहले, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से कवर करता था। बाकी सब लोगों का स्टेटस जो भी फर्म है, एचयूएफ है, सर ने भी यहीं पे दे दिए, सर ने समरी के अंदर ही दे दिए, मैं उसके अंदर नहीं देता था, मैं यहाँ से करवाता था ये चैप्टर। ये देखो ये सारी चीजें सर ने बहुत ज्यादा डीप दिया होता है, इतना थ्योरी तो पढ़ने का टाइम भी नहीं हमारे पास कि जो डीप जाए। इसको हम करते थे, ये चार्ट सही है, ये देखो पूरा बेयर एक डीप तो होता ही था ना कहीं, जैसे ही इज इन इंडिया में बोले फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, आज भी लिखाता हूँ बच्चों को ये चीज है। बट फॉलो आजकल ये कराते हैं, पर सर धीरे धीरे उसको कम करते जा रहे हैं, पर बेसिक बताना जरूरी है। तो ये करते हुए मैं इसके बाद जैसे बच्चों को ले गया था, मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ये देखो ये सब कंडीशंस चार्ट समरी सब हमने करा हुआ है। ये देखो ये समराइज आ गया इंडिविजुअल का चार्ट पूरा, गिरीश सर ने जो दिया हुआ है अपने एंड पे, बेस्ट टू बेस्ट अपनी अकॉर्डिंग। ये जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मैं बच्चों को कराया हुआ है, जैसे आप पढ़ के देख सकती हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, इज सिटीजन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, यूएसए, स्टेइंग इन इंडिया सिंस कब से, 1992, ही लीव्स इंडिया किस दिन छोड़ के गया, मतलब उस ईयर के अकॉर्डिंग सोचना। आपको तो 23-24 आएगा, बट ये किसको है 22-23, हाँ उसको लेके है ना, ठीक है। वही मेरी पुरानी बुक तब तक आई नहीं थी, ये बुक सबसे लेट हुई थी। दिस इज दैट मई 24 के आने से काफी मटेरियल हमारा रास्ते में, कोई टीचर्स ने अपडेट नहीं करा अब तक, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा अब तक। हाँ लेट आई थी बुक, पर पहले मैं चैप्टर करा चुका था, पर ईयर ही चेंज है और कुछ वर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको नई बुक आ चुकी है, अब उसका एक काम क्या है, वो स्कैन नहीं करवाई हुई, कारण इतनी मोटी बुक है तो उसको स्कैन करवा के पर मिल जाएगी मेरे अकॉर्डिंगली, कारण पढ़ने में हर्ज नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली फ्रॉम द आईसीआई मैट, जो भी जैसा भी छोटा बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ के जाना, वो एग्जाम्पल से भी इलस्ट्रेशन बनाए थे। जैसे ई वे बिल नाम सुना होगा आपने जीएसटी में, जो क्वेश्चन आईसीएम ड्यूल में है वो तो मेरे जीएसटी बुक में है भी नहीं, वो दिन वाला कि रात को इतने बजे ई वे बिल जनरेट करा, अगली रात को 12 बजे खत्म होगा, पहले दिन है, वो सिर्फ आईसीएम ड्यूल में है, और वही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वही क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। तो आईसीआई मैट से टेक्स्ट के लिए तो सेफ्टी होने के लिए काउंट्स में कहीं भी कह दूंगा मैट और स्कैनर, पर टेक्स्ट के लिए तो मैट बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण उनके क्वेश्चन अपने आप ही डिजाइन काफी अच्छे हैं, ओपन हैं, उसी से करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ो, 16/7/22 को ऑन अ विजिट टू यूएसए एंड रिटर्न कब वापिस आया, 4/1/23 को, डिटरमाइन करो उसका स्टेटस। सोचो 1992 से इंडिया में रहता है, 16/7/2022 को इंडिया से चला गया, कहाँ के लिए, यूएसए, और वहां से वापस कब आया, 4/1/2023 को। तो आपको कैलकुलेटर पे दिन जोड़ने चाहिए कितने दिन वो इंडिया में था, करंट ईयर, करंट ईयर। तो देखो मुझे पिछले दिनों की चिंता नहीं है, 1992 से तो वो कहाँ पे था, इंडिया में, वो दिक्कत ही नहीं है। करंट ईयर के लिए मुझे स्टेटस चेक करना पड़ेगा, करंट ईयर के लिए मुझे स्टेटस चेक करना पड़ेगा। 172 194 कह रहे हैं, कैसे जोड़ा आपने, 16/7 को गया बच्चे वो, मतलब अप्रैल के कितने दिन यहाँ पे है, अप्रैल के 30, ठीक हो गया। मई के कितने दिन है 31, जून के 30, 16 दिन किसके हैं यहाँ पे, याद करो, जुलाई के। 4 तारीख को इंडिया में आ गया, 4 तारीख मतलब 3 दिन ही बाहर मानेंगे, तो 31 का महीना जनवरी में, 3 दिन बाहर, तो यहाँ पे कितने आएंगे जल्दी बोलना, 28, और फेब के कितने आएंगे, ये भी 28, और मार्च के कितने आएंगे 31, अच्छा उल्टे जोड़ दिए, अच्छा ना ना ये इंडिया में, तो 194 आ गया, 182 आपको वैसे चाहिए, तो आप मेरे लिए आर तो बन गए। और आर के बाद क्या चेक होता है, ओ आर एन ओ आर, पर आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया, ओ 1992 से है ही कहाँ पे, इंडिया, तो चेक करने की जरूरत नहीं, तो हमेशा ही वो क्या रहेगा, ओ आर भी रहेगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप देखती हैं तो आपका काफी मेंटल लेवल इंक्रीज होता है। जैसे प्रॉब्लम, ये बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था, जैसे ये क्वेश्चन अगला आ जाता है, मान लो पढ़ो, इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन ऑफ श्री राजगोपाल हु रिजाइड्स इन जयपुर वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, 15/8/22 को चले गए, एंड केम बैक टू इंडिया कब आए,
10/11/23 को he has never been out of India in the past, उससे पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गए, पहली बार नौकरी के लिए गए थे। डिटरमाइन करो स्टेटस ऑफ श्री राजगोपाल, इसके लिए। और विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ यू हैड गॉन ऑन अ लेजर ट्रिप, अगर ट्रिप पे जाते तो क्या आंसर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए तो क्या आंसर। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए टेस्ट कौन सा लगाएंगे, 1 और 2, एक ही टेस्ट लगेगा, दूसरा लग ही नहीं सकता, क्यों, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ। ये क्वेश्चन अगला, और मैं रिकी पॉन्टिंग वाला दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था ना, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ चलते जाएं। ये पढ़ो। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 डेज, सिंस कब से, 2009 और 10 से। और स्टेटस बताओ उसका, और स्टेटस बताओ क्या डिफरेंट होगा अगर वो। तो ये एक बार चीज कर लेते हैं ना जब आप लोग, तो दिमाग तक रहती है कि हाँ ये करी हुई है, ये क्वेश्चन है रिकी पॉन्टिंग वाला, ऐसा कुछ है। और भी है, मतलब सर ने काफी सारे, देखो कितने सारे, देखो इनकम वाले भी हैं, ईयर वाले भी हैं, जब से इनकम वाले आए थे ना, ये प्रॉपर केस स्टडीज, कितने दिन आए कितने नहीं आए सब दिए हुए हैं, देखो प्रॉपर इनकम तक बना के, याद आ गया। और ऐसे पेपर में आते हैं, इनको ही सॉल्व कर लिया, पर आजकल तो स्कैनर में भी आ गए या मैथ से भी आ गए। पर वो करो ध्यान से कि वो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कौन सी इनकम जोड़ रहा है, कौन सी इनकम नहीं जोड़ रहा है, वो एक बार करा हुआ पक्का होना चाहिए। और गारंटी कोई नहीं इनके चैप्टर्स की, आप कहें जी हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, आपने देख तो रहे हैं, इनका 6 नंबर का कब आ जाए, 5 नंबर का असेसमेंट में तो आएगा। और छोड़ो, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा छुट्टी चले जाएंगे। या रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना वो घर जाके, आज जाके, मैंने पर स्कोप ऑफ इनकम नहीं पढ़ाया तो अभी तक पेंडिंग रहेगा। वरना नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देखेंगे स्टेटस वाले 6 नंबर में आए हुए हैं, 8 नंबर में, तो कहेंगे 8 नंबर का रेजिडेंशियल, जो गिनती के 4 पेज भी नहीं है। तो ऐसे चैप्टर है, टीडीएस आते ही आता है, आपको पता है, क्लबिंग सेट ऑफ आते ही आता है 6 नंबर का। अब आप फिर ना वो करके जाएं रिटर्न 8 नंबर का नहीं आना है, तो आपको पर्टिकुलर उन चैप्टर पे ग्रिप होनी चाहिए। हम असेसमेंट को देखते डरते रहते हैं, असेसमेंट आ गया, असेसमेंट आ गया। आप कुछ जो स्पेसिफिक पेपर है पहले उसको कर लो ना। टीडीएस पक्का है 8 नंबर का, रिटर्न पक्का है 8 नंबर का, 16 सेट ऑफ पक्का है, 4 से 6 नंबर पक्का आता है, मे बी 4 या 6 इस बार भी आया था। तो 20-25 नंबर पर तो ऐसा है जो डायरेक्टली आपसे होगा, तो उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करी जाए तो क्यों नहीं नंबर आएंगे। पर अब ओवरऑल खो जाते हैं सारे चैप्टरों में, सर रिडक्शन है, क्या क्या याद रखूंगी, इतना कुछ है। तो स्पेसिफिक हो जाए तो बाकी भी याद हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर है, देखिए डाउट क्लियर हो गया। तो अपना एक लेक्चर इस पे और लगेगा मेरे हिसाब से, किसको लेके, स्कोप ऑफ इनकम, फिर मैं न्यूमेरिकल्स आपको दे दूंगा, आप घर बैठ के इसको सॉल्व करेंगी, और आंसर वैसे नीचे दिए हुए हैं, आपके मैच हो जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कल में भी शायद क्लास अगर ना हो पाई आपको बताऊंगा, वरना एक लेक्चर लगेगा रेजिडेंशियल पे, चैप्टर पूरा कंप्लीट, और डाउट इकट्ठे ले लेंगे रेजिडेंशियल प्लस आपके हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, चलिए सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर।